हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इतिहास, जिसका कोड है 315। तो प्लीज़ सभी एनएस के बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ मैं। और साथ ही फ्रेंड्स, जो बच्चे मुझे कह रहे हैं मैम पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बना दीजिए, इंग्लिश की बना दीजिए या होम साइंस की बना दीजिए, इन तीनों की मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। प्लीज़ जाके देख लीजिएगा चैनल में। और इंग्लिश के लिए तो मैंने जो वीडियो अपलोड की है मोर देन इनफ है। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ अलग से कराने की ज़रूरत है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया फ्रेंड्स पेपर कैसा आता है, और आपने किन किन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया तो आपके मतलब आप बिल्कुल वीक भी हो गए। 50% मार्क्स आपका तब भी कहीं नहीं गए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी फ्रेंड्स। बाकी आपको पता ही है, हम हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। तो देखिए, ये पेपर है आपका जो 2 सेक्शंस में आता है। ठीक है, और ए और बी, जिसमें 18 क्वेश्चंस आपके आते हैं इंक्लूडिंग मैप। तो सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। आपको सारे अटैम्प्ट करके आने हैं। और बी सेक्शन में ओनली 2 क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, जो आपके 14 नंबर का होता है, 10 नंबर का एक आता है, 4 नंबर का एक आता है आपका। रही बात मैप की, मैप मैं आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार दिखा दूंगी, उससे बाहर मुझे लगता मैप आपका आएगा, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो और फ्रेंड्स, उसके मतलब एक दिन पहले आपको कुछ क्वेश्चंस रह भी जाएंगे ना, वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको एक काम करना है, जल्दी से अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप मिस नहीं करेंगे। और आज है फ्रेंड्स 1K का टारगेट, तो प्लीज़ लाइक बटन कीजिएगा। मुझे 1K लाइक तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स, कम से कम एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो आज आपको लाइक करना ही पड़ेगा, तभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। ठीक है, तो नहीं भाई, मैं वैसे ही बनाऊँगी, प्यार से बोल रही हूँ। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के, जो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको आज एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट भी है। तो एक्सप्लेन इट्स अफेक्ट ऑन कल्चर, और संस्कृति पे इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। हालांकि मैं एक बार आपको बोल के मतलब समझाऊंगी भी, अगर आपने समझ लिया तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो वैश्वीकरण होता है फ्रेंड्स पूरे विश्व को ना एक सूत्र में बांध देना। आपको पता ही होगा आज की डेट में टेक्नोलॉजी में हमारा देश जो है कितना आगे बढ़ चुका है। ठीक है ना, तो जितना सूचना संचार के साधनों में भी प्रगति होती जा रही है दिन प्रतिदिन, डे बाय डे इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो इस वजह से पूरे विश्व में ना एक ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, जो फ्रेंड्स क्या करता है पूरी दुनिया के, जिसमें क्या कर दिया है, उद्योगों को, संस्कृति को, बाज़ारों को, पूरे दुनिया भर के मतलब सब चीज़ों का एकीकरण कर दिया है। तो एकीकरण को संदर्भित करता है आपका वैश्वीकरण। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपके व्यापार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी है। ठीक है ना, एक मतलब क्या करता है, एक वैश्विक नेटवर्क होता है ये, जो सभी क्षेत्रों को आपस में पास में ले आता है, जो दूरियों को कम कर देता है, उसे कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। संस्कृति पे इसके प्रभाव, अब फ्रेंड्स क्या होगा, जब विश्व आ जाएगा, विश्व एक सूत्र में बंध जाएगा, तो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे राज्यों की संस्कृति है वो हम जानने लग जाएंगे। तो संस्कृतियों में क्या होगा, हम अपने मूल्यों को, विचारों को दूसरों तक आसानी से भेज पाएंगे, है ना। तो दूसरे भी हमारे, तो आज के दिन आपको ये बताओगे ना, आपको घर बैठे पता चल जाता है कि किस राज्य की कैसी संस्कृति है, वो कैसे कपड़े पहना करते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, किस तरह के फेस्टिवल बनाया करते हैं। तो इसे ही कहते हैं वैश्वीकरण, कि आपको एक जगह में बैठे बैठे दुनिया भर के विचारों, अर्थ और मूल्यों का पता चल जाता है। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्रक्रिया उन संस्कृतियों की आम खपत से चिन्हित होती है, जिन्हें मतलब इसमें क्या होता है आगे ना वही चीज़, आप इंटरनेट के सहारे, मीडिया के सहारे, टीवी टेलीविज़न में आप देखते हो, बिहार में ये फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है ना, मद्रास में ये फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है, आज ये मनाया जा रहा है, आज ये है, इस ये कल्चर है, वहाँ का नेपाल में ये कल्चर है। तो ये सब कुछ आपको क्यों पता चल रहा है, वैश्वीकरण की वजह से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। आपका ये 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का महत्व बताना है आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह आपको पता ही है क्यों हुआ था, इसके बहुत सारे रीज़न है। इसके पीछे सांस्कृतिक कारण है, इसके आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, वो है आपका तात्कालीन कारण।
ठीक है। तो तत्कालीन कारण भी इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बताना है महत्व क्या रहा है इसका। तो सिंपल सी बात है, 1857 का विद्रोह जो है ना, इसको कई नामों से जाना जाता है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मान लो, क्योंकि यही इसी ने स्वतंत्रता के बीज बो दिए थे भारतीयों के मन में, है ना। मतलब कहीं ना कहीं भारतीयों को इसी युद्ध के बाद ऐसा एहसास हुआ था कि अब हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। इसे सिपाही विद्रोह कह लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका तत्कालीन कारण जो है वो सिपाहियों की वजह से हुआ था। चर्बी वाले कारतूस आपने सुना होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो विद्रोह है ना, मेन ये 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के रूप में ही उभरा था। सबसे पहले इसी कारण का यही रीज़न था इसका। बाद में ये अलग अलग मतलब क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों का इसने रूप ले लिया था कि मतलब राजनीतिक कारण भी बन गया थे कई सारे। मैं होता है ना, कहते हैं एक बार कोई लड़ाई शुरू कर दे फिर रीज़न तो अपना आप निकल जाते लड़ने के, तो वही चीज़ इसमें है। तो ये फ्रेंड्स ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंसी में सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के इस युद्ध ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा शासन के अंत को चिन्हित किया था। इसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन था, ठीक है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आगे आपको मैं बता दूं, आप कह सकते हो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय घटना है, क्योंकि भारत में सदियों पुराने ब्रिटिश शासन, देखो आपको पता ना, भारत में बहुत लंबे समय से ब्रिटिश शासन चला आ रहा था। अब लोग ना परेशान हो चुके थे उनके अत्याचारों से, तो कहीं ना कहीं उन्हें विद्रोह तो करना ही था, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरी अपनी फ्रीडम हो, अपनी चैन की सांस में लूँ, अपनी फ्रीडम के साथ में जीऊँ, किसी के बोझ के तले दबकर रहना फ्रेंड्स कोई लाइफ नहीं होती है ना। तो 1857 का विद्रोह कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। इसको डीपली इसके कारण मैं आगे बताऊँगी आपको, इसलिए मैंने सारे एक साथ ही इंक्लूड मतलब क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है 4 कारण बताइए 1857 के विद्रोह की असफलता के। तो फ्रेंड्स ये असफल भी हुआ था, इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो पहला है सिपाही विद्रोह की विफलता का एक कारण मान लो, क्योंकि इसमें क्या था ना कि सिपाही विद्रोह में तो कोई सिपाहियों ही नहीं भाग ज़्यादा दिया। इसमें सिपाहियों ने भाग तो लिया, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर नेता नहीं था जो उनको हैंडल कर सके, उनका नेतृत्व कर सके। होता है ना, हर सिपाही, हर तुमने देखा होगा फौज में भी अलग अलग टीमों का एक लीडर होता है जो उन्हें मतलब इंस्ट्रक्ट देता है कि यहाँ से फायरिंग होनी चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं, तो सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से भी हम विफल हो गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये केवल सिपाही ही विद्रोह कर रहे थे, आम जनता क्या बनी हुई थी, निष्क्रिय थी, मतलब घर बैठे आराम से बैठी हुई थी, कोई मतलब समर्थन नहीं किया, इस वजह से हम हार गए। भारतीय राज्यों के शासकों ने, यहाँ तक कि कुछ शासक हमारे ऐसे थे, राजा मतलब शासक समझते हो ना, जो शासन चलाते हैं, राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा, भारतीयों का ही समर्थन नहीं किया, इस वजह से हम हार गए। कहते हैं अपने ही धोखा दे देते हैं, तो हारना तो निश्चय ही था। नेक्स्ट है एकता की कमी साफ देखी गई है। उत्तर ने तो भाग लिया, मतलब आपको पता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे होते हैं, तो उत्तरी क्षेत्र ने तो भाग लिया, लेकिन दक्षिण की तरफ से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए हम हार गए। उस समय विद्रोह में शामिल भारतीयों के पास क्या क्या नहीं था, एक तो हमारे पास पैसे की कमी थी, इसकी वजह से हम बंदूकें, अच्छे उपकरण, जो संसाधन होते हैं युद्ध के लिए जरूरी, वो नहीं जुटा पाए, इस वजह से हम हार गए। तो ये सारे कुछ इसके परिणाम, मतलब असफलता के हमारे कारण थे। अच्छा, अब इसके कारण मैं आपको समझाती हूँ। मैंने बताया था बहुत सारे इसके मतलब बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह से हुआ था कि पॉलिटिकल रीज़न आ गया था, इकोनॉमिक रीज़न था, मिलिट्री रीज़न भी था इसमें शामिल, ठीक है, और सोशल भी रीज़न था, ठीक है, इमीडिएट रीज़न जो मैंने कहा था ना तात्कालीन कारण, ये सबसे मेन कारण था। देखो राजनीतिक कारण में क्या था फ्रेंड्स ना, अंग्रेजों ने क्या करा था, बहुत सारे ना ऐसे रूल्स बना लिए थे जो भारतीयों के लिए मतलब उनको कबूल नहीं थे, उनको मतलब नहीं मानते थे। जैसे कि क्या होता था, राजा महाराजों में इन्होंने क्या करना चाहते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संपत्ति मतलब हड़प लें, तो राजाओं के लिए इन्होंने रूप बना दिए कि रूल्स बनाए कि जिसका कोई पुत्र नहीं है, तो मान लो वो पुत्र गोद नहीं ले सकता, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी हम छीन लेंगे, मतलब कंपनी के नियंत्रण में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारा, और फिर जैसे किसी की लड़की है तो उसके पिता की मृत्यु के बाद वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकती, उसकी भी प्रॉपर्टी सारी हम मिला लेंगे, मतलब उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से राजनीतिकरण ये आ गया कि वो उन्होंने विद्रोह की मतलब नीति कर दी थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कई सारे थे बच्चे की आगे ना वही चीज़, बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं थी, तो इसीलिए कई मतलब लोगों ने यहाँ पे, झांसी की रानी ने क्यों फाइट करी, झांसी की रानी भी विद्रोह में शामिल थी। झांसी की रानी ने विद्रोह किया क्योंकि मतलब उसको बोला गया था वो उत्तराधिकार नहीं बन सकती क्योंकि वो लड़की है, लड़की को अपने बाप की संपत्ति में कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से कई राजाओं को इसमें कूदना पड़ा, ठीक है ना, 1857 के विद्रोह में।
ठीक है। आर्थिक कारण आपको पता ही है, आर्थिक स्थिति भारत की बद से बदतर कर दी थी अंग्रेज़ों ने, सारी चीज़ों में अपना अधिकार जमा लिया था, चीज़ें खुद बनाते थे, भारतीयों को कहते थे हमसे खरीदो, और उन्हें डबल दामों में बेचा करते थे। अंग्रेज़ों को वही चीज़ 5 रुपये में मिलती है तो भारतीयों को वो चीज़ 10 रुपये में मिलती थी। इस वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भारतीयों में मतलब गरीबी से बदतर ज़िंदगी, बद से बदतर ज़िंदगी जीने में मजबूर कर दिया। तो इसीलिए भारतीयों में असंतोष की भावना आ गई थी। अब भारतीय क्या करते थे फ्रेंड्स, भारतीयों को जो हस्तशिल्प वस्तुओं के स्थान पे क्या कर दिया, अंग्रेज मशीन लिया है, जो मतलब भारतीय जो जरा मरा मतलब अपने हाथ से कुछ बना बुना के, जैसे मिट्टी के घड़े वड़े बना के बेच के थोड़ा जो अपना जीवन यापन करते, उनके पेट में वो भी लात मार दी। उसके लिए से कपड़ा पहले हाथ से आपको पता ही है काटते थे, बनाते थे, है ना, तो मशीनें ले आए, तो मशीनों से वस्तुएं बनने लगी, कंपटीशन आ गया, लोग हाथ से बनी वस्तुओं को छोड़कर मशीनों से बनी वस्तुओं को खरीदने लगे। आप भी यही चाहोगे, जो आपको सस्ती मिले 2 पैसे आप वहीं भागोगे, एक ये रीज़न भी हो गया था। तो सारे रीज़न यहाँ पे आ गए थे। सैन्य कारण भी था। सेना क्या थी, भारतीयों को भी जो सेना में सम्मिलित थे उनको कम वेतन दिया जाता था, उन्हें कभी ऊंचे पद पर नहीं जाने दिया जाता था, कभी उन्हें पेंशन नहीं दी जाती थी, कभी उनकी पदोन्नति मतलब पद में उन्नति नहीं की जाती थी, सारी चीज़ अंग्रेजों के लिए की जाती थी। इसलिए भारतीय सेना भी निराश थी, इसलिए उसने भी 18 सितंबर के विद्रोह में वो भी कूद पड़ी, चलो भाई लगे हाथ, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते, हम भी अपने हक के लिए लड़ लेते हैं। सामाजिकरण क्या था फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, दुनिया भर की मतलब जैसे सती प्रथा हो गई कि पति की मृत्यु के बाद औरत को भी उसी चिता पे जलना पड़ेगा, बाल विवाह को समाप्त कर दिया, किसी का पति बचपन में शादी कर देते, मर गया तो मतलब उसका विवाह दोबारा नहीं होगा, नहीं सॉरी बाल विवाह मतलब सॉरी यहाँ पे मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं विधवा विवाह बताने लग गई आपको, ठीक है। तो बाल विवाह होता है फ्रेंड्स, पहले क्या होता था ना कि बचपन में जो हमारा कल्चर था, लोग क्या करते बचपन में अपने बच्चों की शादी कर दिया करते थे, बचपन में गौना गाना सिस्टम था, ठीक है, आपने सुना होगा, अब भी कई राज्यों में ये है। तो और विधवा पुनर्विवाह, ये जो मैंने आपको बताया, विधवाओं को मतलब पुनर्विवाह नहीं कर सकते, अगर पति मान लो कम उम्र में मर गया तभी उसको पूरी ज़िंदगी वैसी बितानी पड़ती है। तो बाल विवाह को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ, भारतीयों को लगा यार ये तो हमारी परंपरा ही ख़राब कर दी, ये तो हमारी परंपरा के विरुद्ध है, ये क्या चाहते हैं, हमारी परंपरा का मतलब ये अपमान करेंगे। इस वजह से वो लोग भी कूद पड़े, एक धर्म के नाम पे ये चीज़ आ गई यहाँ पे, समाज के नाम पे, ठीक है ना। अब फिर क्या था, सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी गलती करी थी इन्होंने, अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम ये धर्म छोड़ के ईसाई बन जाए, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था। क्लियर है। अब आता है तात्काल कारण, सबसे मेन रीज़न, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्या होता था, जो सैनिक थे ना उनको कारतूस दिए जाते थे, तो उसमें ना कहा जाता है, ऐसा बोला गया था, ऐसा सुनने में आया था उनको कि इसमें सूअर और गायों की चर्बी लगी है, तो उसका जो कारतूस होते हैं ना उन्हें भरने के लिए उन्हें मुँह से छीलना पड़ता था। तो फ्रेंड्स देखो, सूअर तुम्हें पता है मुसलमानों के धर्म के विरुद्ध है और गायों का हिंदू धर्म के विरुद्ध है, तो इस वजह से भी सेना क्रोधित हो गए थे। और इसमें क्या हुआ था, मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने क्रोधित होकर, जब उसे पता चला ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने एक अंग्रेजी अधिकारी को गोली मार के हत्या कर दी। और क्या करा अंग्रेजों ने, उसको ही पकड़ के फांसी दे दी। बस इसने क्या करा, जलती कहते ना जलती आग में इसने क्या करा, तेल का काम किया और फटक से ये विद्रोह फैल गया। तो ये थे सारे रीज़न। आई होप आपको सारे रीज़न क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्यों की और 18 सितंबर का विद्रोह, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, इस बार आने के चांसेस हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों के संदर्भ में इस आंदोलन के महत्व बताइए। अब गांधी जी आ जाते हैं जी हमारे, ठीक है, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, सारे आंदोलन, ऐसे का आंदोलन उन्होंने करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने करा, तो भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट का आंदोलन था जिसके बाद फाइनली हमें फ्रीडम मिल गई थी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इसके क्या रीज़न थे गांधी जी के। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको बाकी समझना है, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और इसके प्रारंभ होने का कारण था दूसरे महायुद्ध में जापान ने बर्मा पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना, और इससे ये भय उत्पन्न होने लगा कि जापान अंग्रेजों को हानि पहुंचाने के लिए भारत पर भी आक्रमण करेगा, समझ गए। तो इस समय कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था, गांधी जी। तो उन्होंने क्या करा, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, यहाँ पे सॉरी कोड़ो हो गया, इसे गलत हो गया ये, तो यहाँ पे छोड़ो है, प्रस्ताव पास किया, ठीक है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये कोड़ो नहीं है, ये छोड़ो है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या था, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव इसलिए पास किया गया क्योंकि महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं का यह विचार था कि अंग्रेज भारत छोड़ जाएंगे तो जापान भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। तो ये एक रीज़न था इसको प्रारंभ होने का। क्लियर है।
नेक्स्ट है आपका आंदोलन का आरंभ तथा प्रगति। तो मैं आपको बता चुकी 9 अगस्त 1942 को आरंभ हो गया था। गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। धीरे धीरे भारत छोड़ो का नारा जो था वो गूंजने लगा। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़े कठोरता से काम किया, लेकिन प्रस्ताव पास होने के दूसरे दिन जो क्या करा, नेताओं को बंदी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप जनता भड़क गई। लोगों ने सरकारी दफ्तरों और रेलवे स्टेशनों, डाकघरों को लूटना स्टार्ट कर दिया और इससे सरकार जो है मतलब ब्रिटिश सरकार और गुस्सा हो गई। उन्होंने और लोगों को जेल में डाल दिया गया। मतलब सारा देश ऐसा लग रहा था कि एक जेल खाने में बंद कर दिया गया। फरवरी 1943 तक भारत छोड़ो आंदोलन सफलता से चलता रहा, परंतु कुछ समय बाद सरकार की दमन नीति के कारण यह आंदोलन ठंडा पड़ गया। तो इस आंदोलन का महत्व क्या हुआ फ्रेंड्स? क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार ये भलीभांति जान गई कि जनता में अंग्रेज़ों के खिलाफ कितना असंतोष भरा हुआ है, ठीक है ना। तो वो किसी भी हाल में अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहते हैं, ये उन्हें पता चल गया था और वो प्राप्त करके ही रहेंगे। भले ही उन्होंने कुछ थोड़े टाइम के लिए कुचल दिया, मतलब इस युद्ध को ख़त्म कर दिया, इस आंदोलन को, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में स्वतंत्रता की भावना को वो नहीं कुचल पाए, ठीक है। वो बढ़ती रही और परिणाम स्वरूप आंदोलन की समाप्ति के 3 वर्ष बाद ही भारत स्वतंत्र हो गया। तो सही है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस मुख्य मुद्दे पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और यह आंदोलन कैसे एक जन आंदोलन बन गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नहीं था, अब एक बार देख लीजिए इसके सारे पॉइंट्स। ये रे रीज़न टू स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट, या पढ़ लीजिएगा, मैं समझा चुकी हूँ। स्टार्ट एंड प्रोग्रेस कैसे कैसे हुई उसकी, जैसे जेल में बंद करना स्टार्ट कर दिया गया था। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट क्या निकला वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फ्रेंड्स ये क्या था ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें पहला क्या था कि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पहले तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी, इसलिए गांधी जी ने क्या कर दिया, सरकार को चेतावनी दे दी, या तो हमें क्या करो पूर्ण स्वराज्य दे दो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। जब सरकार ने पहली बात नहीं मानी तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता ही अपनाया, कोई रीज़न नहीं, कोई बचा ही नहीं था उनके पास। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साथियों के साथ दांडी की यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे और वहाँ पर नमक बनाकर नमक तोड़ो आंदोलन कानून लागू कर दिया। पूरे देश में लोगों ने फिर इस कानून का अनुसरण किया और वो उन्होंने भी कानून तोड़ने स्टार्ट कर दिया और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ नमक तोड़ने से, ठीक है ना। लोगों को अब सेकंड पॉइंट क्या है, लोगों को अब ना केवल अंग्रेजों के साथ सहयोग से इनकार करने के लिए कहा गया था, जैसा कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान किया। असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपको पता ही है ना, असहयोग भी सरकार का हर तरह से विरोध करना। यहाँ पे सरकार की बात कर रही हूँ मैं, ब्रिटिश शासन से उनका विरोध करना, सरकारी दफ्तरों को जलाना, उनका मतलब हर चीज़ में उनका इनकार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, इस बात पर जोर दिया गया था असहयोग आंदोलन में। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। इसमें क्या था कि अभी औपनिवेशिक कानून को तोड़ने के लिए भी कहा था, यानी कि हर तरह के कानून को तोड़ा जाए, उसमें ऐसा नहीं कहा था। देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों ने कानून तोड़े और नमक बनाया और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किया। थर्ड पॉइंट है इसका, आंदोलन फैलते ही विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, शराब की दुकानों का धरना दिया, किसानों ने राजस्व चौकीदारी कर का भुगतान करने से मना कर दिया, जो सिर्फ कंपनी को जाता था, सीधा सरकार को जाता था। गांव के अधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया और कई जगहों पे जंगलों के लोगों ने लकड़ी इकट्ठा करने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में जाकर वन कानूनों का भी उल्लंघन किया। तो मतलब जितने भी कानून सरकार के द्वारा बनाए गए थे, ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाए गए थे, लोगों ने बड़े मात्रा में उसका उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया। घटनाक्रम से चिंतित औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेस नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और इससे कई महलों में हिंसक झड़पें भी हुई। क्लियर है, मतलब अंग्रेजों को कुछ नहीं मिलता था तो वो किसी भी मतलब आंदोलन को दबाने के लिए जेलों में डालना स्टार्ट कर देते थे, बस यही उनका मेन था। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोलट एक्ट। रोलट सत्याग्रह क्या है, रोलट एक्ट क्या है, वो भी आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। और यह सत्याग्रह क्यों महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है इसका। तो फ्रेंड्स 1919 में ना अंग्रेजों ने एक रोलट एक्ट निकाला था। रोलट एक्ट पूछा है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें क्या किया जाता, बिना किसी मुकदमा चलाए किसी भी राजनीतिक नेता को जेल में डाल दिया जाता बिना कारण बताए। तो ये एक मतलब कहते हैं ना, एक मनमानी ढंग से बंद कर दिया, किसी को भी ये भी नहीं बताया उसका दोष क्या है। तो ये एक्ट था और इसके विरुद्ध में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो रोलट सत्याग्रह शुरू करेंगे, ठीक है ना।
बाकी रीज़न आपको मैंने बता ही दिया। इसमें क्या क्या है, इसमें भारतीयों को और अन्य भारतीय नेताओं के एकजुट विरोध के बाद भी इस कानून को जल्दबाजी में पारित किया गया था। इसमें क्या कहा जाता था, इसने सरकार को भारी शक्ति दी और नेताओं को भी शक्ति, इस एक्ट में क्या क्या शर्तें थी वो मैं आपको बताती हूँ क्यों ये हुआ। पहला रीज़न, सरकार को मतलब ब्रिटिश शासन सरकार जो लोग थे सरकार के, उनको शक्ति दी, लेकिन जो इंडियंस थे नेता उनको कोई शक्ति नहीं दी। भारतीयों और अन्य भारतीय नेताओं के एकजुट विरोध के बाद भी इस कानून को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। किसको? रोलट एक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है, इसने राजनीतिक नेताओं को बताया था ना बिना मुकदमा चलाए 3 साल के लिए मतलब जेल में डाल देते थे, बताते हुए नहीं रीज़न क्या है। इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय नेता को बिना किसी अपराध के और सबूत के गिरफ्तार कर सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलट एक्ट पारित किया था, जिसने पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की भारी शक्ति प्रदान की थी। इस अधिनियम का उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार को रोकना था। गांधी ने लोगों से इस तरह के दमनकारी अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों शुरू किया, ठीक है ना, और इसका क्या महत्व था सत्याग्रह का, वो आपको पता चल गया। इन्हीं सबसे मुक्ति दिलाने के लिए, जो ये रूल्स आप देख रहे हो 1 2 3 4, इन्हीं से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि ये रूल्स बनाए थे अंग्रेजों ने रोलट एक्ट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज गांधी इवन पैक्ट, मतलब गांधी इवन समझौता क्या है, गांधी इवन समझौता की शर्तें क्या थी वो बताइए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो पुनः क्यों और किस प्रकार प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये गांधी इवन समझौता है, ये 5 मार्च 1931 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो था गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था किसमें, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन। लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मतलब सम्मिलित हुए थे। ठीक है, और बाकी हिंदी वाले बच्चे भी आप देखते रहिए साथ साथ। तो जिसे हिंदी में हम कहते हैं गोलमेज सम्मेलन, उसमें सहमत हुए थे। तो बदले में सरकार ने क्या किया, जो अंग्रेजों ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गए। तटीय क्षेत्र में लोगों को नमक बनाने की अनुमति भी दे दी। सेकंड था, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इसलिए गांधी जी ने सरकार को चेतावनी दी कि या तो पूर्ण स्वराज्य दे दो या फिर सविनय, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सविनय अभियान शुरू क्यों हुआ था। और डांडी नामक जगह में पहुंचकर नमक बनाया था, नमक तोड़ो कानून लागू कर दिया, पूरे देश ने उसका अनुसरण किया और सभी ने नमक तोड़ा। इस प्रकार सविनय अभियान शुरू हुआ, ये भी आपको क्लियर हो गया। और आपको मैंने बता दिया गांधी इवन समझौता किया था, उसमें क्या क्या किया गया था। ठीक है ना, शर्तें क्या क्या थी, तो शर्तें मैंने पॉइंट्स में लिखी हैं। शर्तें थी, फर्स्ट, गांधी जी जो लंदन में होने वाले दूसरे में भाग लेने के लिए सहमत हुए, ये शर्त थी पहली। उनको पूछा गया सहमत हो गए तो हो गए थे। नेक्स्ट ये, बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना पड़ेगा, जितने भी अंग्रेजों ने अभी तक बंदी बनाए हैं ना हमारे नेताओं को, उनको रिहा करो। ठीक है, नेक्स्ट था, तटीय क्षेत्रों में लोग भी नमक बना सकते हैं। ठीक है, नमक एक आपको पता ही है घरेलू चीज़ है, घर में प्रयोग होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इस पर सबका हक होना चाहिए, ये उनका मानना था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन एकदम वापस क्यों लिया गया, क्योंकि इन्होंने शुरू तो कर दिया लेकिन एकदम क्यों लिया, और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्रांतिकारी आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है आपको। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, जो ये असहयोग आंदोलन हुआ था ना, ये 1922 में चोरा चोरी नामक में आपने सुना होगा, तो उस वजह से हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, कुछ आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। इसमें लाखों मतलब कई लोग मारे गए इस हिंसक घटना में, थानेदार सहित कई सिपाही भी जल के मर गए। इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन मतलब बंद कर दिया, ये तो था रीज़न बंद करने का। ठीक है, और चलाया क्यों था वो आपको पता ही है। विद्रोह का प्रभाव ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक पूर्ण आघात था और लाखों भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था। देश में एकता मजबूत हो गई और कई भारतीय स्कूल और कॉलेज बने और भारतीय वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया गया। आपको समझ आ गया गांधी जी द्वारा क्यों बंद किया गया। चोराचारी नामक के स्थान पर जो घटना घटी थी उससे निराश होकर, उससे मतलब उसके दुखी होकर गांधी को बंद करना पड़ा। उन्हें लगा कि यार लाखों लोग बेवजह मर रहे हैं इस असहयोग आंदोलन के चक्कर में। असहयोग आंदोलन मैं बता चुकी हूँ, हर तरह से सरकार को असहयोग करना। भारतीय लोग जितने भी कंपनियों में काम कर रहे थे वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया गया, जितने भी पद पे अपना मतलब हट गए वहाँ से, और जितनी भी चीज़ें अंग्रेज़ों की यूज़ कर रहे थे उनको छोड़ दिया और स्वदेशी की तरफ बढ़ने लगे थे। तो ये सब घटनाएं घटी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है ना, प्रभाव आपको मैं बता चुकी हूँ, बंद कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक आघात था, एक उनको चोट लगी कि हाँ भाई भारतीयों ने लाखों की तादाद में अपने राष्ट्रवादियों के लिए मतलब एक प्रोत्साहन देखने को मिला। उन्होंने लग गया कि हाँ भाई देश में एकता आज भी है।
ठीक है। और भारतीयों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, भारतीय इंडियन स्कूल में पढ़ना स्टार्ट, इंडियन कॉलेजों से शिक्षा लेनी स्टार्ट, भारतीय वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया, हम वही खरीदेंगे, अंग्रेजी विदेशी वस्तु कुछ नहीं खरीदेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में दांडी मार्च का महत्व मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है ना। दांडी कैसे क्या हुआ था, इसी से ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो बढ़ चढ़कर आगे फैला था, काफ़ी उसका प्रचार प्रसार हुआ था। इसे नमक सत्याग्रह कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम छोड़कर जब गांधी जी निकले थे, तब वहीं से उन्होंने इसी आंदोलन को दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है, मतलब उनका चलना मार्च स्टार्ट कर दी थी उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी की तक, ठीक है ना। बाकी आपको बताइए इसमें क्या क्या हुआ था, मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सिर्फ बार बार चीज़ें सेम समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों पर बंगाल विभाजन का क्या प्रभाव है भैया। इम्पैक्ट पूछा, पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल का भी कुछ रोल था राष्ट्रीय आंदोलनों में, तो वो क्या था मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। स्वदेशी आंदोलन जो थे एक आत्मनिर्भरता आंदोलन था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया इसने। और दिसंबर 1903 में बंगाल के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार के मतलब ब्रिटिश सरकार ने बोला बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए, तो इससे भारतीयों में बहुत असंतोष आया, भाई क्यों कर देना चाहिए। प्रत्युत्तर में स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से टाउन हॉल कलकत्ता से 7 अगस्त 1905 को घरेलू उत्पादन पर निर्भर होकर विदेशी वस्तुओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू कर दिया गया था। मतलब लोगों ने क्या करा, इसी का विरोध किया ये और कर दिया और स्वदेशी आंदोलन चलाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी ने इसे स्वराज की आत्मा के रूप में बोला, नहीं ये तो हमारे स्वराज की मांग है, ये हमारी आत्मा है, ये कह के पुकारा, स्वशासन के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अमीर भारतीयों द्वारा खादी और ग्रामोद्योग समाजों को समर्पित धन और भूमि दान करने के बाद आंदोलन ने अपना विशाल आकार लिया, वह इतना विशाल आकार लिया जिससे कि हर घर में कपड़ा उत्पादन शुरू हो गया। भारतीयों ने क्या करा, घर घर में कपड़ा बनाने लग गए, घर घर के कपड़ा अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनने लग गया, बेचने लग गए, उद्योगों में लगाने लग गए, ताकि गाँवों को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके, है ना। और फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे मतलब कहते हैं ना शस्त्र का काम किया इसने, मतलब किसने, कि जब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, स्वदेशी आंदोलन, इसको इस आंदोलन ने शस्त्र का काम किया। और लास्ट में 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया गेट में, आप सभी को पता है रानी ज्योति नहीं है जो नई दिल्ली के पास है, वहाँ पे प्रिंसेस पार्क में एक हाथ से काटा हुआ खादी, अपने हाथ से मतलब हाथ से बनाया हुआ खादी का तिरंगा अशोक चक्र भारतीय ध्वज पे फहराया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो बंगाल के विभाजन की वजह से भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का है ना उसने बीज बो दिए भारतीयों में कि हमें स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए, ये तो हमारे मतलब हर राज्य को तोड़ने में आ गए, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है भाई हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। देखो अगर आपको क्वेश्चन ये भी लिखा है तब भी आपको यही आंसर लिखना है, और अगर आपको आ जाए हड़प्पा संस्कृति की विशेषता बताइए तब भी आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की खोज है 1924 में हो गई थी डिस्कवर। तो 2 नगर मतलब सभ्यताएं जो खोज निकाली थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की थी, लेकिन सबसे पहला स्थान इसमें हड़प्पा का आता है। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स, इसके जो मेन मतलब फीचर्स थे, इसके जो विशेषताएं थी वो था टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग सबसे बड़ी नगर योजना जो आपको बताइए, बहुत अच्छे से नगर योजना की हुई थी, जिसमें बंदोबस्त बहुत अच्छे से किया गया था, ठीक है ना। वेल सेटल मतलब बनाए गए थे, घर ऐसे बनाए गए थे जिनमें किचन भी होता था, है ना, विंडो डोर, ठीक है, सबका ध्यान रखा गया था, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बाथरूम हुआ करते थे, मतलब अनाज भंडार भी अलग से बनाया गया था, नालियाँ बनाई गई थी, व्यवस्थित तरीके से अरेंज की थी ताकि सारा गंदा पानी जो है वो निकल कर घरों का, किचन का, रसोई घर का सीधा एक ही जगह में जाए, है ना। तो बहुत अच्छी मतलब जो कहते हैं ना कि एक कहते हैं सभ्यता का मतलब इन्होंने प्रचार दिया था। ऐसे मकान ऐसे लगता नहीं था कि मतलब वेल मेंटेन्ड थे हर चीज़, ठीक है ना। तो इन मकानों में जो पोर्ट ऑन विच में पीपल ऐसा लगता जो मतलब अच्छे फैमिली से रिलेटेड थे। तो बाकी इसको आप रीड कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। इतना कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, तो आपको जो ये फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है टाउन प्लानिंग, बस ये पूरा लिख देना है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें भी। ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको लगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे आंसर आपके निकल के आते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, बताइए हड़प्पा सभ्यता के लोगों का इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो ये देखिए आप ये लिख सकते हो कैसा था मतलब उनका जीवन, है ना, कौन कौन सी फसलें उगाया करते थे, कैसे व्यापार किया करते थे, यहाँ पे ये सब आ जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है उनका सोशल लाइफ कैसी थी, कैसा खाना वो खाया करते थे, उन्हें क्या क्या पसंद था, है ना, कैसे कैसे आभूषण वो पहना करते थे, किन किन चीज़ों की मतलब क्या क्या उनको शौक था, बच्चे कैसे
से खेला करते थे। तो सब ये सोशल लाइफ में आ जाता है आपका। रीजनल लाइफ आपकी आ जाती है, किस किस ईश्वर को मानते थे उस टाइम पे, वो शिव जी के, और एक इंडस वैली है ना, ये सब इन चीज़ों को, मतलब इंडस वैली के जो लोग थे वो शिव को ज़्यादा आइडल मानते थे, उनको ज़्यादा पूजा करते थे। इसके अलावा आप देखो तो कोई लोग पेड़ों को भी, एनिमल्स को भी और बर्ड्स को भी, क्योंकि इसके भी वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसा मानते हैं कि उनकी भी पूजा वो किया करते थे। स्क्रिप्ट लिपि कैसी थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लिपि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, है ना। तो लिपि कैसी यूज़ करते थे, आर्ट कैसी थी, तो इनसे रिलेटेड भी आपके अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको मैंने पॉइंट्स में दिया, आप इन्हीं में से पॉइंट्स निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी हिंदी के लोगों को बता चुकी हूँ। नगर योजना पूछे तो आप ये लिख देना जो आपको मैंने बताया है, कैसी नगर योजना बता चुकी हूँ। बढ़िया मकान बने थे, पक्की ईंटों के बने, तो ऊपर भी मैंने बताया, रसोई घर थी, आंगन दरवाजे सब ध्यान रखा गया था, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, गलियाँ बनाई गई थी, ठीक है। विशाल विशाल स्नानागार थे, मतलब धान्यागार और अन्न गोदाम अलग थे, मतलब अन्न गोदामों को ही धान्यागार कहा जाता है, मतलब धन्य होता है ना, धान उसे ही कहते हैं अनाज को, अन्न को, ठीक है ना। घरों की छोटी नालियाँ गली की बड़ी नालियों से मिलती थी, तो इस तरह से ध्यान रखा गया था। सामाजिक जीवन भी बता चुकी हूँ। मुख्य जो था इनका कृषि था, वैसे तो वो फिर ये आर्थिक में आ जाएगा, व्यवसाय। यहाँ पे बताना है कि गेहूँ, जौ, दूध, फल ये सब लोग खाया करते थे, मुख्य भोजन था। ऊनी सूती दोनों वस्त्र पहनते थे, औरतें आभूषण पहना करती थी, सोने चांदी सभी हाथी के दांतों के बनाए होते थे। नाच गाना जुआ सब इनका मनोरंजन के साधन थे, बच्चे खिलौनों से खेला करते थे। आर्थिक जीवन में मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। बाकी कृषि में ये क्या उगाया करते थे, गेहूँ, जौ, कपास, मटर आदि ज़्यादा उगाया करते थे। व्यापार भी किया करते थे ये लोग, ठीक है ना। और छोटे छोटे मतलब व्यापार के लिए जहाज़ों और नौकाओं का प्रयोग करते थे। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। धार्मिक जीवन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है ना। लिपि जो है मैं बता चुकी हूँ, लिपि भी थी। लिपि ज़्यादा चित्रात्मक थी, रिटन वर्क कुछ नहीं था, चित्रों को देखकर संकेत थे, उन्हीं संकेतों से ये पढ़ते थे। कला में बता चुकी हूँ, मोहरें मिली हैं, उनसे पता चला है कि यहाँ के लोग चित्रकला में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वे हाथी के दांतों के काम और लकड़ी तथा मिट्टी के खिलौने बनाने में भी निपुण थे, और आभूषण और मूर्तियाँ बनाने में भी बड़ी कुशलता से बनाया करते थे, ठीक है। क्लियर है। तो संक्षेप में बताओ तो गौरव का प्रतीक रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के शवाधानों, मतलब जो शव जहाँ पे रखे जाते हैं ना, उनकी विशेषताएं आपको बतानी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, कई बार ये भी पूछ लिया था शवाधानों के, बताइए। तो इसमें जो शवाधानों में मृतकों को प्राय गर्ती में दफनाया जाता था। कभी कभी शवाधानों के मतलब क्या जाता है ना, जितने भी मतलब जो उनकी कब्र बनती थी तो उन स्थानों पर गर्तों की सतहों पर ईंटों की चिनाई करते थे, पक्की। और कब्रों में मित्र भांड मतलब मिट्टी के भांड मिले हैं और आभूषण मिले हैं, मतलब ऐसे का उस बंदे के वो चीज़ें वहाँ पे रख देते थे। तो ये सब ऐसे मानता करते थे कि जिनके अनुसार इन वस्तुओं का प्रयोग मतलब मरने के बाद भी वो बंदा कर सकता है। तो ये चीज़ें दोनों पुरुष और महिलाओं में लागू था। दोनों के आगे सोने की चीज़ें मतलब कुछ भी, मृत भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले, आभूषण भी मिले हैं। तो ये इनकी एक वो थी। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें क्या क्या है। नेक्स्ट है आपका सॉरी यहाँ पे अजंता है, अजंता तथा एलोरा की गुफा चित्रकला पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। तो ये अनंता नहीं है, ये अजंता है, ये वर्ड ये आप देख रहे हैं, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अजंता एलोरा का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, मैं आपको बता दूं। तो ये अजंता एलोरा दोनों ही स्मारकीय मतलब रॉक कट गुफाएँ, मतलब चट्टानों को काट के बनाई गई हैं, और ये भारतीय कला और स्थापत्य की एक उपलब्धि मान लो इसे। इसकी जो कलाकारी है ना, वो कहते हैं ना, आप देखते नहीं थकोगे, इतनी अच्छी सुंदर कलाकारी इसमें की गई है अजंता एलोरा में। और ये दोनों ही ना महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो अजंता जो है इसमें क्या है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें गुफाओं की दीवारों पे बनी है ना, सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और एलोरा में क्या है ना, अलग अलग धर्म, 3 धर्मों की चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, बौद्ध, हिंदू और जैन। क्लियर है। बस आपको ये याद रखना है, बौद्ध धर्म की जो चित्रकारी है रिलेटेड वो मिलेगी अजंता में, और बाकी हिंदू, बौद्ध और जैन की मिलेगी आपको एलोरा में। तो फ्रेंड्स ये मनसबदारी व्यवस्था है ना, ये अकबर ने चलाई थी 1571 में, ठीक है। तो मनसब है ना, मनसब का मीन्स होता है रैंक, मतलब रैंक किसी को देना, पद, पोजीशन हम देते हैं ना कि ये जैसे किसी को पद दे देते हो, ये उच्च पद पे, निम्न पद पे है, ए सेक्शन ऑफिसर है ना, तो ऐसे ये पद होता है। तो मनसबदार में फ्रेंड्स जो होता है ना, इनमें एक रैंक दे दी जाती थी, और ये ज़्यादातर मध्य एशिया की मूल थी। तो इसमें कुछ इसकी विशेषताएँ हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या है, जो नागरिक और सेना नियंत्रण की एक महान शक्ति के साथ जो रईस होते थे उनके लिए रैंक तय की गई थी अकबर ने, जो 10 से 5000 तक थी। हाईएस्ट रैंक 5000 थी और सबसे लोएस्ट थी 10 से स्टार्ट होती थी, ठीक है।
इसकी विशेषताएं क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला, इस प्रणाली के तहत प्रत्येक अधिकारी को एक रैंक जरूर दिया जाता था, एक मनसब दिया जाता था। और मनसब पता है पद। रईसों के लिए निम्नतम रैंक बता दी मैंने 10 थी, औसतम 5000 थी। शाही रक्त के राजकुमारों को उच्च पद दिए जाते थे हमेशा। रैंकों को 2 भागों में बांटा गया था, जाट और सवार। जाट का मीन्स होता है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति, मतलब कितना रईस है व्यक्तिगत पर्सनली लेवल पे। और सवार होता है फ्रेंड्स, वो उसके लिए यूज़ होता है कितने घोड़े हैं, जिस पे जितने ज़्यादा घोड़े होंगे उसको सवार कहा जाता था। तो सवार की रैंक सिर्फ घुड़सवारों को दी जाती थी, जो घुड़सवार कितने घुड़सवार सैनिक है जिस राजा के पास, किस राजकुमार के पास या किसी शासक के पास थे ना, तो ये उनके लिए था। तो प्रत्येक सवार को कम से कम 2 घोड़े तो रखने ही पड़ते थे। और सभी नियुक्तियाँ पदोन्नति बर्खास्ती सीधे सम्राट द्वारा मतलब अकबर के द्वारा की जाएगी, ये यहाँ पे तय किया गया था। ठीक है ना, मतलब अमीरों के लिए रैंक थी फ्रेंड्स, जो रईस होते ना उच्च स्टेटस हाई स्टेटस के लोग, उनके लिए था ये सब। अब है हड़प्पा के लोगों की आर्थिक गतिविधियाँ मैं बता चुकी हूँ। एग्रीकल्चर मतलब खेती क्या करते थे, राइस पीस सब यहाँ पे लिखा है, सीसम शीट इन सब की खेती। डोमेस्टिक पता है जानवरों को भी पाला करते थे, जानवरों में भैंस, सूअर, गोट है ना, मतलब बकरी, भेड़ ये पाला करते थे। व्यापार के मामले में फ्रेंड्स कई देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध भी थे, जिनमें इजिप्ट हो गया, आपका बेबीलोन हो गया, अफगानिस्तान मुख्य। क्राफ्ट मेकिंग भी इनकी सॉलिड थी, मतलब मस्त एक्टिविटी किया करते थे क्राफ्ट में। ठीक है ना, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। 2 प्रकार के महाजनपदों के बीच अंतर बताना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनपद के बारे में। तो आपको बता दूं, जनपद वैदिक युग से आया है ये वर्ड। तो जनपद वैदिक युग में छोटे राज्यों को कहा जाता था। उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में लोहे के विकास के साथ साथ जनपद भी अधिक शक्तिशाली हो गए और महाजनपदों में विकसित हो गए। तो कुल 16 महाजनपद हैं। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों में आमतौर पर 2 प्रकार की सरकारें थी, राजशाही, गणतंत्रात्मक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मुझे जो ये मोनार्की ये है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये वाले में आपको ज़रूर डिफरेंस पूछा जाता है, ये क्या होता है। ठीक है, 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, एक ये वाली मोनार्चिकल जो आप देख रहे हो और एक रिपब्लिकन। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं राजशाही और गणतंत्रात्मक, जिसको आप ये देख रहे हो। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। मगध और वत्स जैसे राजशाही महाजनपदों पर एक राजा और रानी शासन करते थे, इन्हें राजतंत्रीय कुल कहा जाता है। और जिसमें जनता के द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं, उसे आपका गणतंत्रात्मक कहा जाता है। तो ये इसमें डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के क्या लक्ष्य थे। अगर ये पूछा जाए तब भी आपको ये आंसर लिखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के पीछे उद्देश्य, तब भी आपको यही लिखना है। कौन कौन से बाजार सुधार उपाय उसने दिए थे। ठीक है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा शासक रहा है ये। तो कई लोगों ने इसे कई नामों से पुकारा है, इसके इन सुधारों को देखते हुए जो इसने किए हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, प्लीज़ आप ये पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ के नहीं आना है आपको। तो मैं बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के दौरान कई आर्थिक सुधार किए थे, जिनमें पहले था अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना रखनी थी, क्योंकि वो मंगोलों पर आंतरिक विद्रोह को मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उनको देखते हुए उसने एक विशाल सेना रखी थी। फर्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स। ठीक है ना, पूरे भारत को जीतने की उसकी महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी। साथ ही उसने अपने क्या करा, सेना तो रख ली, अब इतनी बड़ी सेना को उच्च वेतन तो दे नहीं पाएगा, तो उसने वेतन कम कर दिया। फिर उसको कोई चिंता सताने लगी, यार मैंने सैलरी तो कम दे रहा हूँ, तो ऐसे इतनी कम सैलरी में अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो इसके लिए उसने विचार किया, क्यों ना मैं वस्तुओं की कीमतों को कम कर दूँ, ताकि ये लोग भी अपना जीवन यापन इतने ही सैलरी में कर पाएँ। क्लियर है, ये तो हो गए 3 उद्देश्य उसके आर्थिक सुधार करने के। फर्स्ट है आपका, अब इसने क्या क्या नियम बनाए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसने क्या करा कि अनाज, कपड़ा, अन्य वस्तुओं की कीमतें तय कर दी और सख्ती से लागू कर दे कि यही कीमत रहेंगी, कोई आगे पीछे नहीं बढ़ाएगा, जो है उसी में बेचेगा। टैरिफ में निर्धारित किया गया सब कुछ, मतलब सब्जियां, फल, चीनी, जो भी चीज़ें हैं सुई तक मतलब टैरिफ में मिलेंगी। टैरिफ आपको पता है भाड़े में, किसी को भी सीधे काश्तकारों से अनाज खरीदने की कोई अनुमति नहीं थी। धोखाधड़ी और कम वजन में अगर किसी ने करा तो इसके लिए सख्त कानून बनाए गए थे, सख्त सजाएं रखी गई थी। और इसके नियंत्रण के लिए उसने साना ए मंडी नियुक्त की, ताकि ये ध्यान रखे, कड़ी निगरानी रखे इन चीज़ों पे, कौन धोखाधड़ी कर रहा है, कम तोल कर सामान दे रहा है। अकाल सूखे के टाइम पे इन्होंने राशन का भी प्रावधान किया है, मतलब राशन मिलेगा, जैसे आपने देखा ना अभी मोदी जी ने दिया है फ्री राशन कोरोना के टाइम पे, ऐसे ही। ठीक है, घोड़े के व्यापार पर अफगानों और मुल्तानों का अधिकार था पहले, लेकिन बिचौलियों और दलालों ने उन्हें बाजार में बेच दिया। ठीक है, अलाउद्दीन ने क्या कर दिया, बिचौलियों को हटा दिया और व्यापारियों से सीधा दीवाने अर्ज को घोड़े बेचने के लिए कहा। ये इसने इतने सुधार किए। ठीक है,
तो इस वजह से ये काफ़ी हद तक इन कमियों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से ये अपनी प्रजा में काफ़ी प्रशंसनीय भी रहा, लोगों ने बहुत सराहा इसके काम को। भाई सिंपल सी बात है, केजरीवाल ने बिजली पानी का बिल माफ़ कर दिया तो हम भी सराह रहे हैं ना, कई लोग सराह रहे हैं, इंडिया दिल्ली में भी उसको काम को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आज क्या कहते हैं ना, जो मुफ्त में चीज़ें देते वही सबको सही लगता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे के सारे पर्सनल रीज़न थे। आपने रीज़न पढ़ चुके हो ये ऊपर, ये वाले, तो पूरा अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में सब कुछ करा उसने, ठीक है ना, अपने ही चीज़ों के भला, अपने ही उसने देखा कि मुझे कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। अब फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन टॉप निकाले थे मैंने, और इसमें से आई होप आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ये है तुष्टीकरण की नीति, ये है आपका होमवर्क, आपको इसको घर में प्रिपेयर करना है। शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार 4 कारण, शीत युद्ध क्या होता है ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके संदर्भ में तनाव की कमी से आप क्या समझते हो, इसके परिणाम आपको, ये आपको घर में प्रिपेयर करने हैं, ये आपको तीनों पढ़ने हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आएँ एग्ज़ाम में, है ना। तो और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मोस्ट यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। और वो लास्ट के 3 क्वेश्चन दे वो आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने अगर कर लिए तो। और प्यार सपोर्ट देते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।